तो बात करते हैं यार ओशन सैलिनिटी की। ओशन सैलिनिटी की हम बात करें तो ओशन सैलिनिटी होता क्या है भाई? इट इज़ टोटल डिजॉल्व सॉल्ट जो सी वाटर में हमको देखने को मिलते हैं। एंड इसको एक्सप्रेस कैसे करते हैं यार? पार्ट्स पर थाउजेंड में पीपीटी में एक्सप्रेस करते हैं। सी द टोटल dissolved salts in sea water expressed as parts per thousand। ओके, इसको हम ओशन सैलिनिटी बोलते हैं। एंड इसको रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है यार? इट इज रिप्रेजेंटेड इन पीपीटी या फिर इस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं। एंड जो सैलिनिटी है ऑफ 0.5 to 30% of PPT, it demarcates the brackish water। ओके, एंड ये जो ओशन सैलिनिटी है इसको कैलकुलेट कैसे किया जाता है? इट इज कैलकुलेटेड एज अ ग्राम ऑफ सॉल्ट। कितना ग्राम सॉल्ट एक पर 1000 ग्राम ऑफ सी वाटर में डिजॉल्व है, उस प्रकार से। सिर्फ तो पीपीटी कह रहे हैं भाई, पार्ट्स पर 1000। सो इट इज कैलकुलेटेड एज ग्राम्स ऑफ सॉल्ट पर 1000 ग्राम, that is 1 kg of sea water। सबसे पहले तो हम बात करते हैं अबाउट द फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग सैलिनिटी की। यार कौन कौन से फैक्टर्स जो हैं सैलिनिटी को इन्फ्लुएंस करते हैं उसकी बात करते हैं। फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग सैलिनिटी। सो फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग सैलिनिटी में यहाँ पे चार मेन फैक्टर्स हैं यार। एक तो विंड, एक ओशियन करंट, है ना, विंड ओशियन करंट। देन जो इंटर रिलेशन है वो भी अफेक्ट करता है ओशन सैलिनिटी को यार। इवापोरेशन एंड प्रिसिपिटेशन भी अफेक्ट करता है ओशन सैलिनिटी को। इवापोरेशन एंड precipitation। And next is the fresh water influx। ओके, सो सबसे पहला जो फैक्टर है दैट इज विंड यार। विंड कैसे अफेक्ट करता है ओशन सैलिनिटी को भाई? सो जो ट्रांसफर ऑफ सरफेस वाटर होता है ना, उससे रीजनल सैलिनिटी अफेक्ट होती है यार। हवा जो है ऊपर से पानी को एक जगह से दूसरे जगह ले जाएगा तो वाजिब सी बात है यार, अगर पर यूनिट मतलब पानी कम होगा, सी वाटर कम होगा तो सैलिनिटी भी बढ़ सकता है। सो ट्रांसफ़र इस प्रकार से अफेक्ट करता है। ट्रांसफ़र सरफेस वाटर अफेक्टिंग रीजनल सैलिनिटी। ओशन करंट कैसे अफेक्ट करता है यार?
जो ओशियन करंट है वो रिडिस्ट्रीब्यूट करते हैं सैलिनिटी को बाय मिक्सिंग वाटर, रिडिस्ट्रीब्यूट्स salinity by mixing with water। इंटर रिलेशन मतलब क्या यार, जो चेंजेस इन सैलिनिटी जो होता है इट इन्फ्लुएंस है ना टेम्परेचर डेंसिटी, एंड डेंसिटी और टेम्परेचर में चेंज होने से सैलिनिटी इफेक्ट होता है यार। सो इंटर रिलेशन है कि टेम्परेचर डेंसिटी के साथ भी यहाँ पे सैलिनिटी चेंज होता है। सो चेंजेस इन सैलिनिटी इन्फ्लुएंस टेम्परेचर एंड डेंसिटी एंड वाइस वर्सा। ठीक है भाई। जो प्रिसिपिटेशन है, इवापोरेशन है, ये कैसे अफेक्ट करता है सैलिनिटी को यार। ज़्यादा इवापोरेशन होगा तो पानी कम हो जाएगा जिससे सैलिनिटी इंक्रीज हो जाएगा। सो हाई इवापोरेशन इंक्रीज सैलिनिटी, एंड हाई प्रिसिपिटेशन, ज़्यादा बारिश होगी तो इट रिड्यूस सैलिनिटी। ओके, तो इस प्रकार से इवापोरेशन एंड प्रिसिपिटेशन अफेक्ट करते हैं सैलिनिटी को यार। नेक्स्ट इज दी फ्रेश वाटर इन्फ्लक्स है ना यार। सबको सम लॉजिक वाली बात है कि भाई फ्रेश वाटर अंदर आ जाएगा कोस्टल रीजन में, अगर यहाँ पे फ्रेश वाटर अंदर रहेगा तो सैलिनिटी कम हो जाएगा। सो कोस्टल रीजन्स में यहाँ पे हमको ये देखने को मिलता है, कोस्टल रीजन्स में इट इज अफेक्टेड बाय रिवर इनफ्लो, एंड पोलर रीजन्स में impacted by freezing and thawing of ice। ठीक है भाई, मतलब जो पोलर रीजन है वहाँ पे जब पानी जमता है या फिर पिघलता है तो उसकी वजह से कोस्टल इन्फ्लक्स होता है फ्रेश वाटर का, जिसकी वजह से यहाँ पे सैलिनिटी इफेक्ट होती है। तो ये हमने बात किया अबाउट द फैक्टर्स अफेक्टिंग सैलिनिटी, जिसमें हमने बात की अबाउट विंड, इंटर रिलेशन बिटवीन टेम्परेचर डेंसिटी एंड सैलिनिटी, इवापोरेशन एंड प्रिसिपिटेशन की बात की, फ्रेश वाटर इन्फ्लक्स की बात की। नेक्स्ट हम बात करते हैं अबाउट दी वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैलिनिटी की। वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैलिनिटी की बात करते हैं। वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैलिनिटी में यहाँ पे हम बात करेंगे अबाउट सरफेस वेरिएबिलिटी जो दिखने को मिलता है अपने को, डेप्थ स्टेबिलिटी यार, जो हेलोकाइन जोन है, एंड स्ट्रेटिफिकेशन। सरफेस वेरिएबिलिटी, डेप्थ स्टेबिलिटी, हेलोक्लाइन जोन एंड स्ट्रेटिफिकेशन। सो सरफेस वेरिएबिलिटी कैसे अफेक्ट करता है यार, जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसमें अगर हम बात करें डेप्थ स्टेबिलिटी, हेलोक्लाइन जोन एंड स्ट्रेटिफिकेशन। सबसे पहले जो है सरफेस वेरिएबिलिटी, इसमें हमारे पास वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैलिनिटी कैसे अफेक्ट होता है। जो इवापोरेशन है इट इज़ इंक्रीज, जैसे हमने पता है सरफेस में इवापोरेशन या फिर आइस फॉर्मेशन की वजह से सैलिनिटी इंक्रीज हो जाता है, एंड फ्रेश वाटर इनपुट की वजह से ये डिक्रीज हो जाता है। तो सरफेस में डिफरेंस देखने को मिलता है भाई हमारे पास सैलिनिटी में। सो इंक्रीज्ड बाय
इवापोरेशन और ice formation and decreased by fresh water input। डेप्थ में डेप्थ स्टेबिलिटी कैसे अफेक्ट होता है यार, देखो सैलिनिटी जो है इट रिमेन फिक्स्ड। एक ग्रेटर डेप्थ में जाते हैं तो फिक्स रहता है, ज़्यादा डेप्थ में आते हैं तो ड्यू टू वहाँ पे फ्रेश वाटर की कमी होती है, फ्रेश वाटर इनफ्लो कम होता है यार, इवापोरेशन कम होता है, इसीलिए बोलते हैं डेप्थ में स्टेबिलिटी देखने को मिलती है अपने को। सैलिनिटी ज़्यादा डेप्थ में जाते हैं तो चेंज नहीं होता भाई। सैलिनिटी सैलिनिटी और टेम्परेचर एक जगह है, जैसे कि हम ज़्यादा डेप्थ में आते हैं टेम्परेचर भी एक प्रकार से कांस्टेंट हो जाता है भाई। थर्मोक्लाइन के बाद उसी प्रकार का एक हेलोक्लाइन आता है, थोड़ा सा सैलिनिटी में चेंज देखने को मिलता है, उसका स्टेबल रह जाता है। सो सैलिनिटी रिमेन फिक्स्ड एट ग्रेटर डेप्थ ड्यू टू लैक ऑफ फ्रेश वाटर। तो जो डेप्थ में जाते हैं वहाँ पे लैक ऑफ फ्रेश वाटर इनफ्लो होता है, इवापोरेशन की भी कमी होती है भाई। तो उसके वजह से यहाँ पे स्टेबल होता है। वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहे हैं तो हेलोक्लाइन जोन होता है भाई, जोन ऑफ शार्प, जहाँ पे सैलिनिटी चेंज होता है, या फिर है ना जोन ऑफ शार्प इंक्रीज जो है डेप्थ में होता है। जैसे टेम्परेचर डिक्रीज होता था भाई थर्मोक्लाइन में, हेलोक्लाइन में सैलिनिटी एक लेवल के बाद शार्प इंक्रीज होता है, उसका कांस्टेंट रह जाता है। सो जोन ऑफ शार्प सैलिनिटी इंक्रीज विथ डेप्थ। स्ट्रेटिफिकेशन की बात करें तो हाई सैलिनिटी वाटर जो है वो नीचे चला जाता है भाई, इट सिंक्स, क्योंकि भारी होगा, बिलो दी लो सैलिनिटी वाटर ड्यू टू इंक्रीज डेंसिटी। जो हाई सैलिनिटी वाटर है उसका डेंसिटी ज़्यादा होगा, इसीलिए वो नीचे डूब जाता है। तो हमने बात की अबाउट दी वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैलिनिटी की। नेक्स्ट हम बात करते हैं अबाउट दी हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैलिनिटी की। हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैलिनिटी में सबसे पहले तो हम बात करें जनरल रेंज की, तो जनरल रेंज की बात करें तो जो ओपन ओशियंस हैं इसमें 33 पार्ट्स पर 1000 टू 37 पार्ट्स पर 1000 हमको सैलिनिटी देखने को मिलता है भाई। रेड सी की बात करें तो इसमें 41 पार्ट्स पर 1000 देखने को मिलता है, ड्यू टू इवापोरेशन ज़्यादा है वहाँ पे, ड्यू टू हाई इवापोरेशन। एस्चुरीज एंड आर्किटिक की बात करें तो यहाँ पे 0 पार्ट्स पर 1000 टू 35 पार्ट्स पर 1000 देखने को मिलता है। इसमें सीजनल वेरिएशन देखने को मिलता है। ओके, तो हमने बात की अबाउट जनरल रेंज की। जनरल रेंज के बाद हम बात करें अबाउट पैसिफिक ओशियन की। सो पैसिफिक ओशियन की बात करें तो यहाँ पे डिक्रीज होता है भाई सैलिनिटी, डिक्रीज फ्रॉम 35 पार्ट्स पर 1000 टू 35 पार्ट्स पर 1000 इन वेस्टर्न नॉर्दर्न हेमिस्फीयर।
ओके, क्योंकि यहाँ पे आर्कटिक में मेल्ट वाटर देखने को मिलता है, इसीलिए वेस्टर्न नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में कम हो जाता है सैलिनिटी यार, ड्यू टू आर्कटिक मेल्ट वाटर। एंड पैसिफिक ओशियन में इट ड्रॉप्स टू 33 पार्ट्स पर थाउजेंड बियॉन्ड। अगर हम 15 to 20 डिग्री साउथ जा रहे हैं लैटिट्यूड में तो ये ड्रॉप कर जाता है सैलिनिटी यार। नेक्स्ट हमने बात की अबाउट जनरल रेंज की पैसिफिक ओशन की। अगर हम बात करें यहाँ पे अटलांटिक ओशन की, सो अटलांटिक ओशन में क्या देखने को मिलता है यार, जो नॉर्थन सी है ना, ब्लैक सी है, वहाँ पे अलग अलग जगह में अलग अलग चीज़ें हमको देखने को मिलती हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें नॉर्थ सी की, सो नॉर्थ सी में हाई सैलिनिटी देखने को मिलता है बिकॉज वहाँ पे नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट है। सो उसकी वजह से नॉर्थ सी में हाई सैलिनिटी ड्यू टू नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट। नेक्स्ट में एवरेज सैलिनिटी, अगर हम अटलांटिक ओशन की बात करें तो जो अटलांटिक ओशन है उसका एवरेज सैलिनिटी कितना है भाई, इट इज़ 36 पार्ट्स पर थाउजेंड। उसके बाद अगर हम बात करें मेडिटेरेनियन सी की, तो जो मेडिटेरेनियन सी है वहाँ पे हाई सैलिनिटी देखने को मिलता है यार, हाई सैलिनिटी फ्रॉम इवापोरेशन। वहाँ पे इवापोरेशन ज़्यादा होता है इसीलिए सैलिनिटी ज़्यादा होती है मेडिटेरेनियन सी में। ब्लैक सी की बात करें, ब्लैक सी में क्या होता है यार, लो सैलिनिटी देखने को मिलता है ड्यू टू फ्रेश वाटर इनफ्लक्स। उसके बाद अगर हम बात करें बाल्टिक सी की, सो बाल्टिक सी में सैलिनिटी कम है भाई बिकॉज रिवर्स इनफ्लो सिग्निफिकेंट है यार। बाल्टिक सी में बहुत सारी नदियाँ जाके ड्रेन मतलब छोड़ती हैं अपने आप ख़त्म होती हैं। सो लो सैलिनिटी फ्रॉम सिग्निफिकेंट रिवर इनफ्लो। एंड हाई सैलिनिटी कहाँ पे देखने को मिलता है यार हमारे पास इस रीजन में, हाई सैलिनिटी जो है दैट इज़ अराउंड, जो सैलिनिटी ऑफ 37 पार्ट्स पर थाउजेंड जो है ये हमको कहाँ पे देखने को मिलता है, बिटवीन 20 डिग्री नॉर्थ टू 30 डिग्री नॉर्थ एंड 20 डिग्री वेस्ट टू 60 डिग्री वेस्ट। इसमें यहाँ पे हाई सैलिनिटी हमको देखने को मिलता है अटलांटिक ओशन में यार। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें अटलांटिक ओशन के बाद इंडियन ओशियन की, सो इंडियन ओशन में यहाँ पे एवरेज सैलिनिटी जो है
इंडियन ओशन में एवरेज सैलिनिटी कितना है भाई? 37 पार्ट्स पर 1000। एवरेज सैलिनिटी इज 35 पार्ट्स पर 1000। बे ऑफ बंगाल की बात करें, बे ऑफ बंगाल में कैसा है भाई सैलिनिटी यार? लो सैलिनिटी देखने को मिलता है भाई। क्यों लो सैलिनिटी है भाई? क्योंकि रिवर इनफ्लक्स ज़्यादा है, ब्रह्मपुत्र है, गंगा है। एग्जाम्पल गंगा। अरेबियन सी की बात करें तो अरेबियन सी में सैलिनिटी हाई है भाई, है ना? अरेबियन सी में हाई सैलिनिटी देखने को मिलता है ड्यू टू इवापोरेशन एंड लिमिटेड फ्रेश वाटर इनफ्लो। तो हमने बात की अबाउट इंडियन ओशन की। हाईएस्ट सैलिनिटी इन वाटर बॉडीज़ की बात करें तो सबसे ज़्यादा जो है ना लेक वैन, जो कि टर्की में है, उसका सैलिनिटी है भाई, जिसमें लोग डूबते ही नहीं है, 330। हाईएस्ट सैलिनिटी इन वाटर बॉडीज़ की बात करें तो सबसे ज़्यादा जो सैलिनिटी है इट इज़ इन लेक वैन, जो कि कहाँ पे है? टर्की में। उसका सैलिनिटी जो है 330 पार्ट्स पर 1000 है। उसके बाद जो डेड सी, डेड सी क्यों बोलते हैं? यहाँ पे कोई डूबता नहीं है। डूबता क्यों नहीं भाई? क्योंकि यहाँ पे सैलिनिटी इतनी ज़्यादा है कि, है ना, आदमी फ्लोट कर जाता है। सैलिनिटी की वजह से डेंसिटी ज़्यादा हो जाती है और इंसान की डेंसिटी से ज़्यादा पानी की डेंसिटी हो जाता है। ग्रेट सॉल्ट लेक जो है, ग्रेट सॉल्ट लेक यूएसए के अंदर, उसका भी सैलिनिटी अच्छा खासा, इसीलिए लोग इसमें, है ना, ज़्यादा नहीं डूबते भाई। 220 पार्ट्स पर 1000 है, ठीक है। डिज़ोल्व्ड सॉल्ट्स की बात करेंगे सी वाटर में, जो कि उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। सो बात करते हैं यार अबाउट द डिज़ोल्व्ड सॉल्ट्स। डिज़ोल्व सॉल्ट्स इन सी वाटर। यहाँ पे ज़्यादा क्वेश्चन तो नहीं आते, आपसे अमाउंट कोई नहीं पूछा जाएगा, बट आपसे कोई पता नहीं चल सकता सॉल्ट कौन सा होता है यहाँ पे क्वेश्चन वाटर में। पर केजी ऑफ वाटर में यहाँ पे हम सॉल्ट डिज़ोल्व की बात कर रहे हैं। सबसे पहले तो क्लोरीन सबसे ज़्यादा यहाँ पे देखने को मिलता है यार, 18.97 ग्राम्स। देन सोडियम जो है वो 10.47 परसेंटेज। याद रखना, अब डाटा की बात हम लोग एनसीईआरटी में दे इसीलिए बता रहे हैं। सबसे ज़्यादा क्या होता है? क्लोरीन, उसके बाद सोडियम, उसके बाद सल्फेट्स होते हैं 2.65, है ना, क्योंकि सोडियम क्लोराइड ही तो है भाई वाटर, और कुछ नहीं है यहाँ पे, तो इसकी वजह से यहाँ पे सबसे ज़्यादा क्या होगा? क्लोरीन होगा, सोडियम नहीं होगा यार, याद रखना। फिर मैग्नीशियम, फिर कैल्शियम, फिर पोटेशियम, फिर बाइकार्बोनेट्स, फिर ब्रोमीन, फिर बोरेट, फिर स्ट्रॉन्शियम 0.1। तो याद रखने का तरीका क्या है कि मैक्सिमम यहाँ पे क्लोरीन है, फिर सोडियम है, फिर सल्फेट है, फिर मैग्नीशियम से है। डिक्रीजिंग ऑर्डर में याद रख लेना कैल्शियम तक, ठीक है। सबसे ज़्यादा क्लोरीन है, क्लोरीन के बाद सोडियम है, सोडियम के बाद सल्फेट्स है, फिर मैग्नीशियम है, फिर कैल्शियम है, फिर पोटेशियम है यार, ठीक है। ये हमको ये ऑर्डर पूछा आया था इसलिए बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये हमने बात की अबाउट इंडियन ओशन में सैलिनिटी हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन जो है सैलिनिटी में,
जनरल रेंज, पैसिफिक ओशन, इंडियन ओशन, अटलांटिक ओशन की बात की। वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन में हमने सरफेस वेरिएबिलिटी देखा, डेप्थ स्टेबिलिटी देखा, हेलोक्लाइन जोन, स्ट्रेटिफिकेशन देखा। उससे पहले हमने फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग सैलिनिटी के अंदर कैसे कैसे विंड कैसे अफेक्ट करता है सैलिनिटी को, ओशन करंट्स कैसे अफेक्ट करते हैं सैलिनिटी को, इंटर रिलेशन बिटवीन टेम्परेचर डेंसिटी ये देखा भाई। फ्रेश वाटर इन्फ्लक्स का क्या प्रभाव पड़ता है सैलिनिटी पे वो देखा। इवापोरेशन से कैसे पड़ता है, इवापोरेशन से सैलिनिटी और प्रिसिपिटेशन से कैसे कम होता है वो देखा। एंड हमने बताया कि भाई सैलिनिटी जो है ये टोटल डिजॉल्व सॉल्ट है 1 किलो का पानी में, एंड इसको पार्ट्स पर 1000 से मेज़र करते हैं।